मैम एक सवाल है, जो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दशकों से महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की मांग है और हमारे देश में थर्ड लेवल पे यानी म्यूनिसिपल कमेटी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इनमें हो भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें भी आरक्षण हो, ये देश की महिलाओं की बहुत सालों से मांग है। इसको लेकर वो बार बार अपनी बात रखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इसमें बहनों को 33% का आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में देने जाने के लिए इस बिल को पास किया गया है। तो ये बिल देश की आधी आबादी को सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। जब ये बिल पास होने की बात होती है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो क्या वजह हो सकती है? तो राहुल गांधी और जो भी इनके सहयोगी दल है, ये ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे कोई पाकिस्तान का नेता भारत के बारे में बोलता है, उसी तरह की भाषा ये बोलते हैं। तो ये राष्ट्र विरोधी काम करते रहे हमेशा। मोदी जी जब राष्ट्र के हित में कोई कार्य करते हैं उसका विरोध करते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगला कदम क्या रहेगा? वो तो महिलाओं को आरक्षण तो मिल ही जाएगा, 2034 में मिल जाएगा। जो अपमान किया है, क्योंकि इस बिल को पास होने के बाद नारी की जो राजनीति में भागीदारी पक्की होने वाली थी, वो शायद उनको पच नहीं रही थी। विपक्ष का कहना है ये बिल गलत समय पे आया और इसका परिशीलन नहीं है, इसका ये भी वजह नहीं। देखिए, झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते, झूठ कोई कैसे भी घुमा के बोल सकता है। हर कोई अपना पल्ला साफ नापाक दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। नारी शक्ति अधिनियम के बारे में वो क्या कहना चाहती है और क्या बताना चाहती है, और उससे दिल्ली की महिलाओं को क्या फ़ायदा मिल रहा है? यह कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं, या सचमुच अगर विपक्ष ने कुछ क्वेश्चन मार्क उठाए हैं या इसके पीछे कोई कारण है? आइए दिल्ली की सांसद से हम जानना चाहेंगे इस प्रेस वार्तालाप के अंदर कि नारी शक्ति अधिनियम से आम महिलाओं को क्या फ़ायदा मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड से के शर्मा। मैं हूं आपका अनिल कुमार शर्मा और मेरे साथ में है कैमरामैन मुकेश कुमार। धन्यवाद। आज की बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे बहन लोकप्रिय सांसद जन कमेटी शरावत जी भी देश में महामंत्री भी हैं, आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो मैं दीदी को बुलाती हूँ कि आप नमस्कार साथियों, आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के हमारी पूरी टीम आपके बीच में है और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, पश्चिमी दिल्ली से चंद्रपाल बख्शी जी और मुजफ्फरगढ़ से बहन राज शर्मा गौतम जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और आपसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल जो पेश किया गया सरकार का और जिसे विपक्ष ने अपनी एकजुटता को साबित करते हुए गिराने के लिए पूरी कोशिश की और अंत में उसको गिराया। आज उसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। सरकार ने 16 तारीख को 16 अप्रैल 2026 को 3 बिल लोकसभा में पेश किए। इसमें पहला बिल 131वां संविधान संशोधन 2026 बिल था। दूसरा बिल परिसीमन विधेयक 2026 था और तीसरा बिल संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन 2026। ये तीनों बिल पेश किए गए। ये तीनों विधेयक एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे, कनेक्टेड थे। हम सबको ज्ञात है कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है। महिला आरक्षण इस देश की दशकों पुरानी मांग थी, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास करके पूरा किया और इसके कारण सभी बहनों को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33% का आरक्षण मिलना तय हुआ। लेकिन जब ये बिल पास हुआ उसी समय पर 2023 में इसके अंदर 2 शर्तें भी थी कि ये
लागू तब होगा जब देश में जनगणना होगी, परिसीमन होगी। यानी 2023 में इस बात को तय कर दिया गया था कि जनगणना के बाद परिसीमन पर होने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। 2024 में देश में आम चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आई, तो विपक्ष ने एक मांग रखी कि इस बार जब जनगणना होगी तो उसमें जाति को शामिल करना चाहिए। साथियों, जाति जनगणना हम सबको ज्ञात है कि हर 10 साल में होती है। 1952 से शुरू हुई है और उसके बाद हर 10 साल में जाति जनगणना होती है। तो जाति जनगणना को शामिल करने के जनसंख्या सेंसेक्स होता है। जाति जनगणना अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, तो जाति जनगणना को शामिल करने के लिए सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और 2021 के सेंसेक्स में जाति शामिल हो जाए, इसके लिए कॉलम ऐड किया। जब ये कॉलम ऐड हुआ तो सरकार को लगा कि 140 करोड़ का देश बहुत बड़ा देश है और जाति जनगणना हमारी जनगणना के साथ जोड़ने से इसमें समय लगेगा, जिससे कि बहनों को आरक्षण का लाभ मिलने में देरी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने इन 3 बिलों को पेश किया। इन 3 बिलों में हमारे सभी राज्यों में सीटें बढ़ाने का एक प्रोविजन किया गया था। अब हम बात करते हैं राज्यों की। हमारे देश के अंदर जो अभी सीटों का हम रूप देखते हैं वो 1976 में बना था और 1976 में जो सीटें बनी थी वो 1971 की जनगणना पर बनी थी। तो 1971 की जनगणना पर जो 1976 में 550 लोकसभा की सीटें बनी, वो आज 2026 तक यूं की यूं लागू है, क्योंकि जनगणना के ऊपर और फिर डिलिमिटेशन उसके आधार पर करने पर 2026 तक का सीलिंग लगा हुआ था, उसको फ्रिज किया गया था। उस समय देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। आज लोकसभाओं का जो क्षेत्र है, जो विधानसभाओं का क्षेत्र है, वो बहुत आपस में अंतर हो चुका है। कहीं पर 70,000 की लोकसभा है और कहीं पर 40 लाख की लोकसभा भी है। फैलाने की कोशिश विपक्ष ने करी कि उत्तर और दक्षिण में अंतर हो जाएगा, सीटों में इतना अंतर हो जाएगा कि दक्षिण का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब दूसरा सवाल जो विपक्ष ने किया कि जब आप डिलिमिटेशन करेंगे तो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, हम आप पे भरोसा कैसे करें। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनको बताया कि 1952 में सबसे पहले डिलिमिटेशन हुआ, फिर 1963 में हुआ, फिर 1973 में हुआ और 2002 में हुआ। डिलिमिटेशन की कमेटी बनी हुई है, जो 3 लोग हैं वो अपनी पोस्ट से इसके अंदर अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन, ये 2 फिक्स रहते हैं और फिर हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो गृह मंत्री जी ने साफ किया कि पिछले 4 डिलिमिटेशन में जो कमेटी रही है वही कमेटी इस बार भी रहने वाली है, यानी उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इस डिलिमिटेशन की बात करें तो यहाँ अगर सीटें 550 से बढ़कर 850 होती तो सभी राज्यों के अंदर 50% सीटें बढ़ती, यानी महिलाओं को भी सीटें मिलती और क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनको भी छोटी संख्या के ऊपर अपना जनप्रतिनिधि मिलता, चाहे वो विधायक है या वो सांसद, तो उनकी बात भी आराम से सुनी जाती। और उससे भी बड़ी बातें हैं, अभी हमारी 550 सीटों में 131 सीटें आरक्षित हैं, जो हमारी SC, ST और बाकी आरक्षण है, ये आरक्षण की सीटें बढ़कर भी 205 हो जाती। यानी अगर हम कुल मिलाकर इस पूरे तीनों बिलों के आउटकम को देखें, इसके परिणाम को देखें, तो हमारे 3 परिणाम होने थे। सभी राज्यों के अंदर समान अनुपात में 50% सीटें बढ़नी थी, 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होना था, SC, ST और आरक्षित सीटों की बढ़ोतरी होनी थी और हमारा ये परिसीमन का लाभ 2029 के चुनाव में बहनों को और देश को मिल सकता था। अब विपक्ष ने डिलिमिटेशन के ऊपर सवाल उठाया, तो डिलिमिटेशन सरकार सिर्फ साधारण मेजोरिटी से कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो डिलिमिटेशन को विपक्ष कभी भी नहीं रोक सकता। सिर्फ इस बिल को इसलिए पेश किया गया था कि सेंसेक्स और डिलिमिटेशन करके अगर रूटीन प्रोसेस में इसमें बढ़ेंगे तो कहीं 2029 की
हो गई तो बहनों को उनका मिलने वाला हक और डिले हो जाएगा। इसीलिए इस संशोधन बिल को पेश किया गया, जिसे विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने और एसपी पार्टी ने मिलकर गिरा दिया। और सिर्फ मिलकर इस बिल को गिराकर उनकी पूर्ति नहीं हुई, उन्होंने मेजों को थपथपाया, मिठाई बांटने का काम किया। यानी इस देश की बहनों का हक जो दशकों से वो इंतजार कर रही थी, उसको लागू करने में और अधिक देरी करने का एक जो बिल गिराकर उन्होंने काम किया है, हम इसके लिए उनकी बहुत निंदा करते हैं और कहते हैं कि पूरी देश की आधी आबादी इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने अपना असली चरित्र, अपना असली चेहरा फिर से दिखाया है और फिर से इस बिल को आपने गिराया है और देश की आधी आबादी आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। आपके कोई सवाल है तो आप नमस्कार मैम, एक सवाल है, जो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दशकों से महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की मांग है और हमारे देश में थर्ड लेवल पे यानी म्यूनिसिपल कमेटी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इनमें हो भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें भी आरक्षण हो, ये देश की महिलाओं की बहुत सालों से मांग है। इसको लेकर वो बार बार अपनी बात रखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, इसमें बहनों को 33% का आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में देने जाने के लिए इस बिल को पास किया गया है। तो ये बिल देश की आधी आबादी को सामाजिक, आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। जब ये बिल पास होने की बात होती है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो क्या वजह हो सकती है? 2023 में जब इस बिल को पास किया, सभी दलों ने इसको समर्थन किया, लेकिन एक सवाल साथ में उठाया, सिर्फ पास क्यों कर रहे हो, लागू करो। सोनिया गांधी जी ने भी कहा पास नहीं करना, इसको लागू करेंगे। 2023 में जब बिल आ रहा था, उस समय 2021 के सेंसस की ड्यू डेट आ चुकी थी, तो इसीलिए इस बिल के अंदर डेट रखी गई कि जैसे ही सेंसेक्स पूरा होगा, परिसीमन के बाद इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, इस बिल को हम लागू करने की तरफ जल्द ही बढ़ेंगे। देरी की वजह क्या है? अब जब 2023 में हमने इस बिल को पास करके जब हम 26 पर पहुंचे, तो देश में एक बड़ा परिवर्तन जनगणना के प्रोसेस में आया। पहले जनगणना व्यक्तियों की जनगणना होती थी, इस बार विपक्ष ने कहा कि आप जाति को शामिल करिए। जब जाति को शामिल सरकार ने किया, तो जनगणना में समय लग रहा है, यानी जो जनगणना 2027 या 26 के एंड में हो जानी थी, जाति जोड़ने से उसमें 1-1.5 साल और आगे लग सकता है। जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन आयोग बनता है, कमीशन बनता है, और फिर वो इसको डिलिमिटेशन करता है। यानी अगर इन ड्यू प्रोसेस से चलते तो इस बिल के पास होने का लाभ 2029 में नहीं मिल पा सकता, ऐसे हालात बन रहे थे। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम इस बिल को 2011 की जनगणना पर इसको लागू कर देते हैं और सभी राज्यों की सीटों को एक अनुपात में बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनगणना के बाद अगर सीटें बढ़ाएंगे जनगणना आधार पे, तो वो देश के अंदर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। 10 साल के बाद ज़्यादातर देखा कि जनगणना हो जाती है, फिर अभी तक जनगणना में देरी, वजह? जनगणना 2021 से शुरू होनी थी, पिछले साल 2011 से शुरू हुई। वो 2011 से जब शुरू होती है तो वो आते आते 2001 में मान लीजिए शुरू हुई तो 2006-07 तक होती है, 11 में शुरू हुई तो 16-17 तक होती है। इस बार क्योंकि 2021 में पहले उसकी जो तैयारी होनी थी, कोविड की वजह से जनगणना में एक घर तक जाना होता है, तो इतना बड़ा देश है, उसकी तैयारी में कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो इसलिए उसको बाद में शुरू करना पड़ा। इसीलिए जनगणना 2026 में ना होके थोड़ा आगे बढ़ गई। इसमें अगर नारी शक्ति को आरक्षण मिल रहा है, जैसे कि बताया, तो राजनीतिक मुद्दा है या इसमें आम जनता या आम नारी या आम महिला को उसको फायदा किस तरीके से मिल रहा है? जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा, उनको पर हेड एक अमाउंट होता है, जो कि आज की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ MP लेड हम उसको बोलते हैं।
वो हम अपने क्षेत्र में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी लगता है हमें स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई भी नया काम हमें शुरू करना होता है, 5 करोड़ हमारे पास होते हैं। इसी क्षेत्र में अगर 2 सांसद हो तो दोनों का क्षेत्र छोटा हो जाए, ये जो हमें MP लैड मिलता है इसका भी फायदा ज़्यादा हो, हम योजनाएं भी ज़्यादा प्रभावी बना पाएँ, लोगों से जुड़कर काम भी ज़्यादा कर पाएँ। जैसे आपने कहा क्षेत्र छोटा हो जाए, क्या फंड भी 50-50 हो जाएगा या अगर 3 हो जाएंगे? सरकार की तरफ से जो विकास का फंड है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मैं उतनी योजनाएं नहीं ले पाती। रीज़न है कि मुझे योजना लेने से पहले बहुत मीटिंग चाहिए होती है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो 2 मान लीजिए सांसद हैं, मैं एक एग्जांपल की बात कर रही हूँ, पश्चिमी दिल्ली में अभी 26 लाख है, 10-12 लाख पे एक सांसद होना चाहिए। इसी क्षेत्र में अगर 2 सांसद हो जाएंगे तो सबसे पहली बात दोनों को 5-5 करोड़ MP लैड के अलग मिलेंगे। फिर योजनाएं ज़्यादा बनकर जाएंगी तो उनके लिए भी पैसा ज़्यादा आएगा। कौन से नए रोड बनाने हैं, कहाँ फ्लाईओवर चाहिए, कहाँ टनल चाहिए, कहाँ पे क्या सुविधा आनी है, कहाँ डार्क प्लेसेस हैं, 2 सांसद अपनी अपनी फाइल बनाकर ज़्यादा लेकर जाएंगे तो ज़्यादा उसमें काम मैम छोटे से तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा अगर फंड प्रोसेस होगा, ज़्यादा समाज को परेशानी होगी, उतना ही देश की तरक्की में आसानी होगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ चैनल शर्मा। ये थे प्रेस वाला का नाम। इसके बारे में आम जनता अब क्या कहती है, अगर ये प्रश्न रोका गया है तो इसमें आपकी क्या राय है? देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ चैनल शर्मा। धन्यवाद।